जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। आपका रेगुलर 7 बजे सुबह में जीके जीएस का क्लास चलता है और शाम को 7 बजे मैथ का क्लास चलता है। अगर आप लोग पिछला वाला जीके का क्लास नहीं किए हो तो प्ले लिस्ट में पूरा का पूरा जीके जीएस का क्लास मिल जाएगा और मैथ का क्लास भी चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप लोग को मैथ में कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो लेवल है, तो आप लोग बीसू सर का मैथ का क्लास ले सकते हो। मैथ का जो पूरा वीडियो है ना, उसका एक प्ले लिस्ट बनाया हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग पहला क्लास से आप लोगों को करना है, ठीक है ना। बीच में से नहीं करना है, पूरा पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना और एक टाइम निर्धारित कर लेना कि हाँ हमें इतना बजे मतलब मैथ का क्लास करना है तो करना है और उसी टाइम रेगुलर करना, ठीक है ना। अगर पूरा क्लास आप लोग कर लेते हो, अगर दोबारा दोहराओगे ना तो 100% बोल रहा हूँ, जो इंडियन आर्मी जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का पेपर होता है उसमें जो मैथ पूछा जाता है 15 में से 13-14 तो आप लोग 100% करोगे। तो आप लोग मैथ का क्लास जरूर करना। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तबला वादक, संतूर वादक, सितार वादक और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर संतूर वादक हो जाएगा। संतूर वादक इज राइट आंसर। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है। आप लोग ये नहीं सोचना कि ऐसा प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में नहीं पूछा जाता होगा, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। तबला वादक का संबंध किससे है और सितार वादक का संबंध किससे है, ऐसे मतलब प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ जो भी प्रश्न लिया गया है ना उसको आप लोग सीरियस लेना। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का वर्णन किस उपन्यास में लिया गया है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का वर्णन किस उपन्यास में लिया गया है? चंद्रकांता, गीतांजलि, आनंद मठ और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आनंद मठ हो जाएगा। आनंद मठ इज राइट आंसर। आप लोग अपने कॉपी में सभी प्रश्नों को लिखते जाओ क्योंकि संडे के दिन में हमेशा रिवीजन कराता हूं। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो कहीं किसी जगह खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिल रहा है, तो इसलिए आप अपने कॉपी में लिखते जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? चीन, जापान, अमेरिका और भारत है। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका इज राइट आंसर। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCO3, 10H2O, NaOH और NaCl, NaHCO3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCO3, 10H2O, ठीक है ना। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCO3, 10H2O होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? देखो आप लोग मेरे जैसे बातों को ध्यान से सुनते जाना। जब ध्यान से सुनोगे ना तो ये प्रश्न दोबारा कहीं देखने को मिलेगा, तो फिर ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं रहेगा। एक बार सुने रहोगे और अपने कॉपी में लिखे रहोगे तो ये प्रश्न आपको याद हो गया रहेगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ ये मुझे याद हुआ है। लेकिन जब प्रश्न को देखोगे ना तो तुरंत ट्रिक मार दोगे। और यहाँ पर लिखा गया कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कर्क रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा इज राइट आंसर। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी इज राइट आंसर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी? यहाँ पर मूक फिल्म के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी? आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, प्यार की प्यास और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। और प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? तो वो आलम आरा थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आर वेंकट रमन, जीवी मालवंकर और हुकुम सिंह, नाट, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये जीवी मावलंकर थे, ठीक है ना। जीवी मावलंकर इज राइट आंसर।
और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देखना आपके पेपर में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगर ये नहीं पूछा जाएगा ना तो राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इसमें से एक प्रश्न पूछेगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोग पेपर देने गए थे तो हम लोगों में भी हर शिफ्ट में इसमें से एक प्रश्न पूछ रहा था। तो भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर 25 वर्ष हो जाएगा। 25 वर्ष इज राइट आंसर। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। और भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना, न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1951, 15 अगस्त 1950, नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 इज राइट आंसर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है ना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और अपना देश कब आज़ाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, ठीक है ना। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बोला जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। और 26 जनवरी को क्या बोला जाता है? गणतंत्र दिवस बोला जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं पड़े रहना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इसीलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल और केरल। तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप लोग गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। टोटल इसमें 50 प्रश्न रहने वाले हैं। जो इंडियन आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के पेपर में जितना प्रश्न पूछे जाते हैं उतना ही प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम, अब्दुल फजल और बाबर अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर अब्दुल फजल हो जाएगा। अब्दुल फजल इज राइट आंसर। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो अकबरनामा पुस्तक अब्दुल फजल ने लिखी थी, ठीक है ना। अब्दुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? यह प्रश्न हमारे पेपर में ही पूछा गया था। 20 तारीख को मैं इंडियन आर्मी जीडी का पेपर देने गया था, तो उसमें पूछा गया था कि सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है। तो उस टाइम मैं ध्यान से अच्छे से पढ़कर नहीं गया था, मतलब पढ़ा तो था, वही जो आप लोगों को पढ़ाया था इसी चैनल पर, वही सारी चीजें पढ़ा था। और फिर आर्या डिफेंस एकेडमी में जब मेरा भर्ती था तो उससे मैं 1 महीना पहले तैयारी करने भी आया था, आप सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ जो बीसू सर पढ़ाए थे वो मैं पढ़ा था, और बाकी जो आप लोगों को पढ़ाया था वो पढ़ा था। ये मैं कंफ्यूजन में था, सड़क एवं परिवहन मंत्री। और जो बीसू सर है ना, वो रेगुलर, मतलब जितने भी लड़के एकेडमी में पढ़ने आए थे सभी लोगों को रेगुलर वो बताते थे कि वर्तमान में कौन सड़क मंत्री हैं, कौन विदेश मंत्री हैं, कौन रक्षा मंत्री हैं, कौन गृह मंत्री हैं। मतलब वो एक पूरा का पूरा पेज देते थे और सभी लड़कों को ग्राउंड में बैठाते थे और सुबह में उन्हीं लोगों से रटवाते थे। वो बोलते थे कि इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा, याद किया करो, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, ठीक है ना। इसलिए मैं कन्फ्यूजन में था। हमारे अलावा जितने भी लड़के तैयारी कर रहे थे तो वो सभी लोग पूरा का पूरा याद कर लिए थे, चाहे राज्य का राज्यपाल हो, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे वर्तमान में मतलब सड़क परिवहन मंत्री कौन है, मतलब सारी चीजें वो लोग याद कर लिए थे। तो आप लोग अभी से जान जाओ कि मतलब ये तो पूछा ही जाना है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी राज्य का राज्यपाल, और मतलब राज्य से रिलेटेड ये पूछ सकता है कि मतलब परिवहन मंत्री कौन है, यही सारी चीजें पूछी जाएगी, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली और अमित शाह। तो इसका राइट आंसर नितिन गडकरी होगा। मैं भी सही अपने पेपर में सही किया था, ठीक है ना। कंफ्यूजन में था लेकिन मुझे लग रहा था कि नितिन गडकरी होगा, जैसे और ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं ट्रिक मार दिया था, ठीक है ना, और सही भी हो गया और मेरा पेपर निकल भी गया। सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी है, ठीक है ना। राजनाथ सिंह कौन है?
तो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है ना। और अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री हो जाएगा, प्रधानमंत्री इज राइट आंसर। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन है। तो डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल इज राइट आंसर। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट प्रश्न है चिप्स, अभी आप लोग का सामान्य विज्ञान का प्रश्न आ गया है। चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? आप देखे होंगे जो चिप्स होता है जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो इतनी सुगंध चिप्स रहता है और इसको फुला फुला कर इतना बड़ा कर देते हैं सब, हम लोग को उल्लू बनाकर 5 रुपया 10 रुपया ले लेते हैं सब, पूरा भरा नहीं रहता है। अगर पूरा भरा रहता तब तो मजे आ जाता है यार। हम लोग खाना वाना कुछ नहीं खाते, 10-15 रुपया चिप्स खरीद के ला के खाते, और चिप्स खाने में जो मजा है ना, दुनिया के किसी भी कोने में वो मजा नहीं है, क्योंकि बड़ा मजा आता है। तो चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी होती है जो वो फूला रहता है? ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। अपने दिमाग में बैठा लेना आज से, ठीक है ना। आपके दुकान में, मतलब आपके गांव में जो दुकान होगा छोटा मोटा, मुझे पता है शाम के टाइम चिप्स खाने जाते होंगे, तो उस चिप्स को जब फाड़ते हैं तो हवा तुरंत निकल जाता है, और जब हवा निकलता है तो इतना छोटा सा हो जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो वो नाइट्रोजन भरी रहती है। इन्फ्लुएंजा रोग किस कारण होता है? जीवाणु के कारण, वायरस, देखो विषाणु को वायरस बोला जाता है, ठीक है ना, कवक और प्रोटोजोआ। तो इन्फ्लुएंजा रोग किस कारण होता है? वायरस के कारण होता है, ठीक है ना, वायरस को विषाणु बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत हीटर का तार बना होता है स्टील, तांबा, नाइक्रोम और लोहा। तो विद्युत हीटर का जो तार है ना वो नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम इज राइट आंसर। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, याद रखना, ठीक है ना। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र कौन सा है? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेटिस्कोप और गायरोस्कोप। तो इसका राइट आंसर टेलीस्कोप हो जाएगा, टेलीस्कोप इज राइट आंसर। आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र टेलीस्कोप है, ठीक है ना। आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र कौन सा है? तो वो टेलीस्कोप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी और हेनरी बेकुरल। तो इसका राइट आंसर हेनरी बेकुरल हो जाएगा, हेनरी बेकुरल इज राइट आंसर। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, ठीक है ना, अपने दिमाग में सेट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लिखा हूं, ठीक है ना। आप लोग सर्च मार के, चाहे गूगल से सर्च मारना, चाहे किसी किताब में देखना, कहीं पर भी देखना, लेकिन इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए, और सभी लोगों का आंसर कमेंट में आना चाहिए। 1000 लोग वीडियो देख रहे हो तो 1000 लोगों का कमेंट आना चाहिए। अगर 500 लोग वीडियो देख रहे हो तो 500 लोगों का कमेंट आना चाहिए। मुझे पता है कुछ लोग तो मजाक ले रहे होंगे, सोच रहे होंगे हम काहे कमेंट करें, हमारा हाथवा खिया जाएगा ये वो कमेंट करेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। आपका हाथवा कहीं खियाएगा नहीं, आपका हाथवा वहीं रहेगा। एगो कमेंट कर दोगे तो हमें भी तो पता चलेगा कि हमारे कितने साथी हमारा वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं। तो कमेंट कर देना, आपका हाथ कहीं जाएगा नहीं, ठीक है ना, हाथवा खियाएगा नहीं, हथवा यहीं पर रहेगा। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता रहती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो ये आप लोग जरूर बताना, ठीक है ना। छोटा सा बस एक कमेंट करना है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो याद करना, जब रात को सोते हो तो किसी के पास मैसेज करना रहता है, धड़ाधड़ आपका हाथ चलता है, वो याद करना, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक में कमेंट कर दोगे। वहाँ तो किसी से कहने का जरूरत नहीं पड़ता है कि भाई मतलब एक कमेंट करना है, रिप्लाई करना है। वहाँ तो बैठ कर इंतजार करते हो कि भाई कब आ रहा है मैसेज, आ रहा है। एक मैसेज आएगा तो धड़ाक से 10 मैसेज भेज दोगे। तो मेरे भाई यहाँ भी कुछ दिमाग लगा लिया करो। सारा ध्यान अगर उधर रहेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। दिमाग इधर से उधर हो जाएगा। जिस तरह से पहलवान भाई का दिमाग डैमेज हुआ है ना, उसी तरह से आप लोग का भी दिमाग डैमेज हो जाएगा। पहलवान भाई यहाँ प्रश्न टाइप करता है तो इधर का उधर कर देता है, उधर का इधर कर देता है।
अब हमें इसके पीछे का रीजन नहीं पता है, लेकिन रीजन लगाने का पता कर रहा हूँ। जैसे ही पता चलेगा पब्लिक के सामने बोल दूंगा, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा इंतजार रखना, थोड़ा सब्र करना। जो भी बात छुपी हुई है बहुत जल्द आप लोगों के सामने निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंतजार करना। पहलवान भाई का दिमाग अभी थोड़ा डैमेज हुआ है, बहुत बिजी हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन पता लगा रहे हैं। रौनक भाई लगा हुआ है खोज में, जो भी होगा बताएंगे, ठीक है ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? एम्पियर, कूलाम, हेनरी और ओम है। तो इसका राइट आंसर ओम होता है। ओम इज राइट आंसर, ठीक है ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमेशा मैं कोई भी प्रश्न बोलता हूं तो बोलता हूं ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये लग रहा है हमें एक आदत हो रहा है, ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है कमेंट में बताना, तो इसको मैं सुधार लूंगा, ठीक है ना। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? 3, 4, 2 और 5 है। तो इसको जैसे किताब में मुझे लग रहा था कि गलत दिया है, तो मैं गूगल पर सर्च किया हूं ना, तो वहां पर 2 दिखा रहा था। गूगल पर सर्च किया हूं 2 दिखा रहा था। आप लोग भी सर्च मार के देख सकते हो। जो भी क्वेश्चन बनता है, जो भी प्रश्न बनता है, 3-4 किताबों से मिलकर बनाया जाता है। तो किताब में भी कभी कभी गलत दे देता है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइलान बनाई जाती है। नाइलान बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? पॉली एथिलीन से, पॉली प्रोपिलीन से और पॉली एमाइन से, नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नॉट इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ भी मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न दे रहा हूँ, अगर इसमें से कोई नहीं सही है तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताना, ठीक है ना। अब देखता हूँ कौन कितने लोग सीरियस ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? ग्रह पूछ रहा है और सबसे हल्का ग्रह पूछ रहा है, गैस नहीं पूछ रहा है, ग्रह पूछ रहा है, ठीक है ना। शनि ग्रह, चंद्र ग्रह, शुक्र ग्रह और शून्य ग्रह। तो इसका राइट आंसर शनि ग्रह हो जाएगा। शनि ग्रह इज राइट आंसर। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह है, ठीक है ना। भोर का तारा और शाम का तारा मतलब किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। शुक्र ग्रह से भी काफी सारे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? मैं आप लोगों को कितना बार बता चुका हूं कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी और 0। तो विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, दिमाग में बैठा लेना। जो हमारे शरीर में रोग होते हैं ना, उसी से लड़ने का कार्य करता है विटामिन। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। तो अपने दिमाग में ये भ्रम नहीं पालना कि विटामिन से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है, लेकिन विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। हमारे शरीर में जैसे बाल उल पकते हैं तो वो विटामिन की कमी से पकते हैं। जैसे यहाँ से मतलब नाक से खून ऊन आता है, ब्लड आता है, तो वो विटामिन की कमी से होता है, ठीक है ना। ओठ फटते हैं विटामिन की कमी से, मतलब शरीर में जितना भी रोग होता है तो वो विटामिन की वजह से होता है। तो रोगों से लड़ने का काम करता है विटामिन, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अग्निशमक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अभ्रक और एस्बेस्टस और टैल्क और स्टीटाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एस्बेस्टस हो जाएगा, ठीक है ना। एस्बेस्टस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? देखो न्यूटन के पहले नियम, न्यूटन के दूसरे नियम और न्यूटन के तीसरे नियम, तीनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ है तो न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में ज्यादा पूछा गया था। जैसे मान लो बंदूक चला रहे हो तो आधा मतलब जितना वेग उधर से जैसे जा रहा है ना, उतना ही पीछे भी धक्का मारता है। तो ऐसे पूछ देता है कि तैरना न्यूटन के किस गति के मतलब न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो वो न्यूटन के तीसरे नियम पर मतलब आधारित है, ठीक है ना। न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, आवेग का नियम और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जड़त्व का नियम हो जाएगा। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बर्नौली समीकरण किससे संबंधित है? विद्युत धारा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह, द्रवों का प्रवाह और प्रकाश विद्युत प्रवाह। तो बर्नौली समीकरण किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रवों का प्रवाह। द्रवों का प्रवाह इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, अभी विशु सर आ रहे हैं।
भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? अवश्रय तरंगे, पराश्रय तरंगे, दोनों और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो भूकंप के समय अवश्रय तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है ना। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब विशु सर आ रहे हैं मैथ का क्लास कराने के लिए, तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और थोड़ा सा भी वीडियो भगा कर नहीं देखना है। अगर वीडियो भगा कर देखोगे ना तो आपको कुछ समझे नहीं आएगा। और जिस तरह से विशु सर मैथ का क्लास करा रहे हैं, आप कहीं भी जाकर देख लेना, इस तरह से नहीं कराया जाता होगा। थोड़ा टॉप लेवल का करा देते हैं सब, और उतना टॉप लेवल का आर्मी में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि मैं खुद पेपर देकर आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस एकेडमी पर। और आपका जो क्वेश्चन चले हुए थे वो जीके और साइंस कराया नीलेश भाई ने। 15 क्वेश्चन जीके के और 15 आपके साइंस के। जीके का पोर्शन मोस्ट इंपोर्टेंट अब क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल्ट भी हो चुका है ये, क्योंकि आपके करंट के क्वेश्चन आने लगे। पहले क्या होता था, करंट का एक क्वेश्चन मिलता था, और वो भी कौन सा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या इस तरह का करंट मिलता था। लेकिन अब करंट का डीपली पूछा जाने लगा और एग्जाम्स के जैसे। तो आपको करंट बड़े ध्यान से पढ़नी है। और चलते हैं आज के मैथ्स का 31वां क्वेश्चन। ए अनुपात बी बताया आपको और बी अनुपात सी दिया, ए अनुपात बी। तो आपको करना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है। और ए अनुपात बी का जो वैल्यू दिया वो 3:4 दिया, और बी अनुपात सी 6:5 दिया। ए का अनुपात 3 और बी का 4, फिर बी का दोबारा 6 और सी का 5, और पूछ लिया आपसे ए अनुपात ए प्लस सी। तो करना क्या है, जहां कोई वैल्यू नहीं है तो पड़ोस वाली वैल्यू रखनी है। और यहाँ क्या रखेंगे हम, पड़ोस वाला 6 वैल्यू। आपस में क्या करो, गुणा करो। 6 × 18 अनुपात 6 × 24 अनुपात 5 × 20, 5 से 4 बार कटा, 5 × 20। अब करना क्या है, अगर वैल्यू कट जाती है तो काट लो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो 2 से काट लिया, 2 × 9 18, 2 से 12 बार कटा और 2 से कटा 10 बार। तो आपकी वैल्यू आई 9:12:10। और आपसे पूछ लिया क्या, ए अनुपात ए प्लस सी। अब ए अनुपात ए प्लस सी पूछ लिया। ए का वैल्यू हुआ आपका 9, ए का वैल्यू अनुपात 9, तो ए का वैल्यू फिर 9 प्लस, और सी का वैल्यू है आपका 10। और 9 में आपने क्या किया, 10 को जोड़ दिया, 9 और 10 19, 9 और 10 19, तो 9:19। अगर ये वैल्यू ए बी सी की पूछता तो 9:12:10 सही होता, लेकिन पूछ किसका लिया, ए अनुपात ए प्लस सी, तो 9:19 आपका दोस्तों क्या है, सही आंसर। सी ऑप्शन आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष। जब भी क्या दे, 3 शेष दे, 4 शेष दे, 5 शेष दे, तो क्या करना है, जब भी कहा छोटी से छोटी, तो जब भी कहता है छोटी से छोटी तो एलसीएम निकाल दें आप उसका। 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल दो। क्या हुआ, 2 से काट दिया, 2 से 5 बार कट गया, 2 से 6 बार और 2 से नहीं झुका। फिर 2 से वैल्यू को काट दो 5 बार, 2 से 2 तिया 6 और 2 से 15। फिर क्या करो, 3 से काट दो आप, 3 से 5 बार कटा, 3 से 5 नहीं कटा झुका, तो 3 से 1 और 3 से 5। फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 से 1 और 1। वैल्यू पूरी की पूरी कट गई, जब तक 1 1 1 ना आए तो काटते जाएं। अब 2 दूना 4 तिया 12 पंजे 60, मतलब इसकी सारे की क्या किए, गुणा किया, गुणनखंड जो आए इसकी गुणा कर लिया। 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। तो यानी कि वो संख्या क्या आती है, 60 आती है। लेकिन कहा क्या, प्रत्येक दशा में 3 शेष दे। तो 3 जितना वो शेष देगा वो शेष क्या कर देना है, जोड़ देना है। 60 और 3 63, और 63 मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। एलसीएम लेना और जितना शेष देगा वो शेष जोड़ देना है, और वही आपका आंसर बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1936 का वर्गमूल बताओ। 1936 का वर्गमूल बताना है तो एक तरीका क्या है, आप टुकड़े काट लें, गुणनखंड काट लें इसके वैल्यू के। 2 से काटो 2 9 18, 2 से काट दिया 2 6 12 और 2 से 2 8 16। फिर 2 से काट दिया 4, 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक
फिर 2 से काट लें आप इसको, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लें, 2 से 1, 2 1, 121 आ गया। अब आप इस वैल्यू को 11 से काटें, 11 ही कम 11, 11 ही कम 11, फिर 11 से काट लिया एक बार। अब जोड़ा बनाओ, वर्गमूल में क्या करते हैं, जोड़ा बनाओ और जोड़े में से एक वैल्यू ले। अब जोड़ा बनाया और जोड़े से क्या लिया, एक वैल्यू लिया। अब 2 गुणा 2 गुणा 11 किया, 2 गुणा 2 गुणा 11, 2 दूनी 4, 4 गुणा 11, 11 4 44 आपका सही आंसर। तो ऑप्शन बी क्या है आपका सही आंसर। दूसरा तरीका क्या, आप क्या करें, जब टुकड़े कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर तो टुकड़ों में क्या करना, जोड़ा बना लें, या फिर आप ऑप्शन की ऑप्शन से गुणा कर लें। ऑप्शन मतलब 44 की आप 44 से गुणा कर लो, 44 का 44 से गुणा किया तो आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 210 रुपए को 1 2 4 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा भाग का मान। देखो 1 अनुपात 2 अनुपात और 4, 1 2 और 4 में बांटना है तो कितना, 210 रुपए, तो 4 2 6 और 1 7, और 7 में बांटना मुझे कितना, 210। तो 7 का मान 210, तो 1 का मान 210 का बटा 7, और 7 से कटा 7 तिया 21, 1%, 1 अनुपात का मान 30 आ गया। और इसने कहा सबसे बड़ा भाग क्या होगा, और बड़े भाग पर 4 वैल्यू हैं और एक वैल्यू का मान 30, तो 4 का गुणा कर दें 30 से, और 30 चौका 120, तो 120 मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। 1 2 4 7, 7 का मान 210, 1 का 210 का बटा 7, तो 30 बार कटा, एक अनुपात का वैल्यू आया आपका 30, एक अनुपात का वैल्यू 30, तो बड़े भाग पूछ लिया और बड़े भाग पर 4 वैल्यू हैं, तो 4 गुणा 30 तो मतलब 120। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपये है तथा हानि, देखो क्रय मूल्य दे दिया 2000 रुपये, क्रय मूल्य 2000 दे दिया और हानि दे दिया 15%। जब 15 की हानि हुई तो 85%, क्या करना है, 100 में से 15 गए तो 85 और बटे में क्या गया 100, 2 0 से 2 0 कटा, इसकी 20 का गुणा किया इसमें तो 0, 2 पंजा 10 का 0, 2 8 16 और 1 17, मतलब 1700 आया आपका। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही आंसर। 2000 गुणा 15 की हानि, तो 100 से 15 घटाओ 85 का बटा 100, 2 0 20 का 85 में गुणा, तो आपका आंसर आया, आपका जो सही आंसर बना आपका 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30% व 40%, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये समतुल्य बट्ट का और बहुत बार बनता है। तो 30% व 40% के समतुल्य बट्टा, तो 100 गुणा 100 में से 30 घटाओ तो 70 का बट्टा 100, और 40 घटाओ तो 60 का बट्टा 100। 100 में से 30 घटा तो 70 का बट्टा 100, 40 घटा तो 60 का बट्टा 100, 2 और 2 4, 1 2 3 4 0 कट गया, तो 7 का 6 में गुणा, 7 6 42, 7 का 6 में गुणा, 7 6 42। अब क्या करना है, यानी कि 30 का छूट दिया तो 70 तो लिया, जब 40 का छूट दिया तो 60 तो लिया, तो 100 में से क्या करो 42, यानी कि 42 तो लिया, छोड़ कितना दिया, तो 100 में से माइनस कर दो 42, 58% के इक्वल बट्टा है। ऑप्शन जो देगा आपको 42 दिया, लेकिन 42 का आप कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना, तो जो आंसर आएगा वो 100 में से घटना है, 100 से 42 गया तो 58%, 58% दोस्तों आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8000 रुपये का 3 वर्ष का 10% की दर से मिश्र धन, देखो 8000 रुपये हैं और दर दे दिया 10% और समय दे दिया 3 वर्ष। 8000 रुपये हैं, दर दे दिया 10% और समय दे दिया 3 वर्ष, तो करना क्या है, 8000 गुणा 10 और गुणा 3 और बटा 100। 8000 क्या था, मूलधन था, मूलधन मतलब जो पैसा मैंने उधारा लिया किसी से, मूलधन था 8000 रुपये, 10% की दर और 3 वर्ष का समय बट्टा 100, 2 0 कट गया, 80 के 10 में 800 और 8 किया 24, मतलब 2400 रुपये क्या आ गया, ब्याज आ गया
2400 रुपये भाई क्या आ गया, ब्याज आ गया और पूछ क्या लिया, 2400 रुपये ब्याज आ गया और पूछ लिया आपसे मिश्र धन बताओ, मिश्र धन बताना है। तो मिश्र धन बताना, तो जितना पैसा लिया था मतलब मूल में क्या जोड़ दो, मूलधन में क्या जोड़ दो, ब्याज जोड़ दो, मूलधन में क्या जोड़ दो, ब्याज जोड़ दो, और मूलधन आपका 8000 और ब्याज आ गया आपका 2400। 8000 में 2400 जुड़े, 8 और 2 10, 10,400। 10,400 क्या आया दोस्तों आपका मिश्र धन, 10,400। अगर आपको इसको एक लाइन में करना है तो 8000 रुपये लिखा, दर है 10%, एक साल में 10 और 3 साल में 10 या 30% मिलेगा। 100 तो मिलना ही था लेकिन 30% बढ़ के मिल गया तो 130 निकाल दो आप डायरेक्ट। 8000 का 130/100, 2 जीरो कट गया और 0 0 13 8 104। तो डायरेक्ट आपका एक लाइन में मिश्र धन निकल जाएगा। 8000 का बस क्या करना आपको 130% का, 10% दर 3 वर्ष का समय, 10 या 30 और 100 मूलधन तो 130%, 10,400 आप एक लाइन में कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। जब 50 सम संख्या कह दी तो सम का मतलब होता है, सम के लिए क्या करते हैं n+1, n+1 तो मतलब 50 में बस एक जोड़ दो, 50 को 51, तो इनका जो औसत होगा वो 51 मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। सम का बोला तो n में एक जोड़ दो, n+1 50 में जोड़ा 51 दोस्तों आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्ग की परिधि दे दी, एक वर्ग की परिधि दे दिया, एक वर्ग का परिधि दे दिया और परिधि दिया, वर्ग की परिधि दे दिया आपको 176 176, परिधि दे दिया 176 मीटर। तो पूछ लिया क्षेत्रफल बताओ, किसका, वर्त का क्षेत्रफल बताओ। तो परिधि बराबर 176, परिधि दे दिया 176 मीटर और परिधि होता है आपका 2πr बराबर 176 और 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा r बराबर 176 और r बराबर 176 गुणा 7/22 दूनी 44। 44 से ये 4 बार कट गया, 44 चौका 176 और 4 7 28 तो r बराबर 28। त्रिज्या आ गई 28 और 28 तो हमें ऑप्शन भी मिल गया, 28 तो ऑप्शन भी मिल गया। लेकिन देखना क्या है, क्वेश्चन में पूछ क्या लिया वो आंसर देना है। पूछ लिया हमारे से क्षेत्रफल और क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr²। तो पाई का मान 22/7 और गुणा r का मान 28 मीटर, 28 मीटर इंटू 28 मीटर। पाई का मान क्या किया 28 मीटर गुणा 28 मीटर, 7 से ये 4 बार कटा और 22 चौक 88 गुणा 28 मीटर स्क्वायर। 22 चौक 88 मीटर और मीटर मीटर का स्क्वायर, 88 का 28 से तो 2464 वर्ग मीटर या फिर मीटर का स्क्वायर आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। परिधि 176 दिया, परिधि मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी 176 मीटर है। 2πr बराबर 176, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 176 और r बराबर 176 गुणा 7/44। 44 से 4 बार कटा, 4 7 28 तो r का वैल्यू 28 आया। क्षेत्रफल पूछ लिया πr², 22/7 गुणा 28 गुणा 28, 7 से ये 4 बार कट गया, 22 चौक 88, 88 गुणा 28 तो 2464 आपका सही आंसर। दो गोले की त्रिज्याओं का अनुपात, भाई दो गोले दे दिए, गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया और इसका त्रिज्या का अनुपात दे दिया। वैसे त्रिज्या यहां नहीं बनेगी क्योंकि ठोस आकृति दे दिया। ठोस आकृति है, गोला क्या होता है ठोस आकृति, और इसकी त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया 3 और इसका दे दिया 4। तो इसने कहा आयतनों का अनुपात, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। आयतन का अनुपात अगर पूछ लिया, आयतन का अनुपात अगर पूछ लिया तो क्या करना है, ये 3 अनुपात है और ये 4 अनुपात है तो बस इनका डायरेक्ट घन कर देना।
डायरेक्ट क्या करना है, एक लाइन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आ चुका है आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में। क्या करना, डायरेक्ट घन करना, 3 का घन किया, 3 तिया 9 तिया 27 और 4 का घन किया, 4 चौक 16 चौके 64, तो 27:64 दोस्तों आपका सही आंसर, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। ये 3 दिया गोला, ये 4 दिया त्रिज्या, तो 3 का क्यूब किया 27, 4 का क्यूब किया 64। आप मुझे आंसर करोगे कमेंट में कि गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना, फॉर्मूला क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए किसी काम को, आर्मी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, 15 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में। ए 15 दिन में और बी 30 दिन में और दोनों मिल गए तो काम कितने दिन में होगा। 15 और 30 का एलसीएम लिया 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, यानी कि ए रोज का 2 काम कर रहा है और बी कर रहा है 1 काम, और काम कितना करना है 3, और काम टोटल है 30, तो 30 का बट्टा 3 और 30 को 3 से काट दिया। 10 दिन में क्या होगा, कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ए 15 में, बी 30 में, 15 और 30 का एलसीएम 30 आया, 15 से 2 बार, 30 से 1 बार कटा, 2 और 1 3 जोड़ लिया, काम करना 30, 30 का बटा 3, तो मतलब 10 दिन सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 व्यक्ति 7 दिन में 6 गुना, 6 व्यक्ति 7 दिन में क्या बोल दिया, 6 व्यक्ति 7 दिन में क्या किया, 6 व्यक्ति 7 दिन में, 6 आदमी 7 दिन में 168 खिलौने बनाते हैं। पूछ लिया क्या, 8 व्यक्ति 5 दिन में कितना खिलौना बनाएंगे। किया गया कार्य जाएगा आपका नीचे, किया गया कार्य कहाँ जाता है, नीचे जाता है। 6 व्यक्ति 7 दिन में 168 खिलौने, तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितने खिलौने, तो क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 6 गुणा 7 गुणा खिलौना, 6 गुणा 7 गुणा खिलौने बराबर 168 गुणा 8 गुणा 5, 6 गुणा 7 गुणा खिलौना बराबर 168 गुणा 8 गुणा 5, और खिलौने बराबर 168 गुणा 8 गुणा 5 का बट्टा 168 गुणा 8 गुणा 5 का बट्टा 6 गुणा 7, 6 से कट गया, 6 दूना 12, 4 बचा 8, 6 अट्ठा 48 और 7 से कटा 4 बार, 4 अट्ठा 32, 32 पंजे 160, यानी कि जो खिलौना तैयार करेंगे वो 160 खिलौने तैयार करेंगे। कितने दिन में, 8 व्यक्ति 5 दिन में। 6 आदमी 7 दिन में 168, तो 8 आदमी 5 दिन में कितना खिलौना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 6 गुणा 7 गुणा खिलौना बराबर 168 गुणा 8 गुणा 5, और खिलौना बराबर 168 गुणा 8 गुणा 5 बटा 6 गुणा 7। 6 से कट गए 28 बार, 7 से कट गए 4 बार, 4 अट्ठा 32 पंजे 160 आपका सही आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीलेश व रौनक, मतलब आपके जीके वाले टीचर है नीलेश भाई और सेकंड वाले भाई जो है रौनक, इन दोनों की उम्र का जो अनुपात है वो 6:4। नीलेश की जो आयु का अनुपात है वो 6 है, रौनक की आयु का अनुपात 4 है, और दोनों की आयु का अंतर दे दिया आपका 8 वर्ष। दोनों की आयु का अंतर दे दिया 8 वर्ष, तो आप भी अंतर देखें इसकी आयु का। नीलेश और रौनक की आयु का आप अंतर देखो, 6 और 4 में जो अंतर आया वो 2 वर्ष का आया, और 2 बराबर 8, 1 बराबर 8 का बट्टा 2, तो 2 से कट गया 4 बार, यानी कि एक अनुपात का जो वैल्यू आया वो 4 आया। और पूछ लिया नीलेश की आयु, नीलेश के पास 6 अनुपात हैं और एक अनुपात का मान 4 है, तो 6 चौक 24 वर्ष, 6 चौक 24 वर्ष, और 24 वर्ष मतलब सी ऑप्शन क्या है आपका सही है। नीलेश की जो उम्र है वो 6 के अनुपात में, रौनक 4 के अनुपात में, और अंतर दिया 8 वर्ष, तो 2 का अंतर 8, तो 1 का 8 का बटा 2 मतलब 4। नीलेश की आयु पूछ लिया तो 6 चौक 24, ये एक्चुअल आयु नहीं है, उनकी दूसरी आयु मैं ऑप्शन के अनुसार बता रहा हूँ, दूसरी आयु खुद आप पूछ लेना कितनी है, और रौनक की आयु आप मुझे आंसर में रिप्लाई करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 90 किलोमीटर प्रति घंटे को
90 किलोमीटर प्रति घंटा को 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड, तो 90 गुणा 5/18, 18 से कट गया, 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम का वेतन 10% बढ़कर 10%, देखो पहले राम का वेतन 10 बढ़ा तो क्या किया, प्लस किया, फिर 10 घट गया तो माइनस किया और दोनों का आपस में गुणा कर दिया और बटा 100। राम का वेतन पहले 10% बढ़ा तो प्लस हो गया, घटा तो माइनस हो गया और यहाँ आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 1 ही कम 1, तो -1 आ गया। और जब भी माइनस में आएगा तो क्या होगी, कमी होगी, 1% की कमी हुई। जब भी समान वेतन बढ़ता है और समान मतलब 10% बढ़ा 10% घट गया तो हमेशा हानि होगी, या 20% बढ़ा 20% कम कर दिया तो हमेशा हानि होगी, या 30% बढ़ा 30% कम कर दिया तो हमेशा हानि होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 से दिया 13, 5 से दिया 13, 13 से 29 दिया, 29 से 61 दिया, तो 61 से पूछ लिया क्या है। 5 से दिया 13, 13 से 29, 29 से 61, देखो 5 दूनी 10, 3 13, 13 दूनी 26 और 3 29, 29 का दुगुना 58 और 3, यानी कि दुगुना करके 2 गुना करके मतलब 5 का दुगुना किया, 5 दूनी 10 और 3 जोड़ दिया। 5 का क्या किया, दुगुना किया और 3 जोड़ दिया, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 का 2 गुना किया, 13 दूनी 26 और 3 जोड़ दिया 29। नेक्स्ट क्या किया, 29 का 2 गुना किया, 29 का 2 गुना 58 और 3 जोड़ दिया 61। तो अब 61 का 2 गुना करो, 61 का 2 गुना करो और 3 जोड़ दो, 61 का 2 गुना 100, 2 ही कम 2 और 2 छिक्का 12, 112 और 100, 2 ही कम 2, 2 छिक्के 12, 122 में 3 जोड़ा 1 2 5, 125, 125 मतलब ऑप्शन ए क्या है दोस्तों आपका सही। क्या किया, दुगुना करके 3 जोड़ा, दुगुना करके 3 जोड़ा, दुगुना करके 3 और 2 गुना करके 3 जोड़ दिया, आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विषम शब्द को सुनो, सोना, चांदी, तांबा और पारा। सारे के सारे क्या है, ये ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन पारा क्या है, द्रव अवस्था में होता है, इसलिए पारा क्या होगा दोस्तों अलग हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए से जेड दिया, ए से जो आया जेड आया, ए से जेड, सी से एक्स और एफ से यू। देखो ए 1 पर होता है, ये 3 पर होता है और ये एफ 6 पर। तो देखो 1 से गया 3, 3 से 6, 1 से 2 बढ़े 3 बढ़े, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। 1 से 3 गया 2 बढ़े 3 बढ़े, तो यहाँ 4 बढ़ाए, यहाँ कितना 2 बढ़े, यहाँ 3 बढ़ा, तो यहाँ 4 बढ़ाओ 6 और 4 10 होता है, और 10 का आता है आपका जे, 10 का आता है जे, और जे का अपोजिट ऑप्शन तो एक ही है, जे का अपोजिट ऑप्शन एक ही है क्यू, जे का अपोजिट ऑप्शन एक है क्यू, तो जे और क्यू। वैसे भी क्यू आएगा क्योंकि ए का उल्टा जेड, सी का उल्टा एक्स, एफ का उल्टा यू, तो जे का उल्टा क्यू होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। गाय, बकरी, हिरण, गाय, बकरी और हिरण, इन तीनों में डिफरेंस कौन सा है, अंतर क्या है। शेर, कुत्ता, बिल्ली और भेड़, इन तीनों में चौथा और 4 ऑप्शन दिए, इनमें इनके समान सिमिलर कौन सा है, गाय, बकरी और हिरण के समान कौन सा है। देखो शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है या फिर भेड़ है। शेर भी मांसाहारी होता है, कुत्ता भी मांसाहारी होता है, बिल्ली भी मांसाहारी होती है, लेकिन भेड़ क्या है, शाकाहारी है। और हमारे जो ऊपर पशु दिए गाय, बकरी और हिरण, ये क्या होते हैं, शाकाहारी, तो भेड़ ऑप्शन क्या होगा दोस्तों आपका सही होगा। चलते अपने 50वें क्वेश्चन पर, और 50वां क्वेश्चन आपको क्या बोल दिया गया, ऋषिकेश गंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋषिकेश गंगा तो उज्जैन, उज्जैन पूछ लिया। देखो ऋषिकेश जो है वो गंगा नदी के किनारे है, और गंगा नदी के किनारे कौन कौन से नगर हैं आप देख लें। गंगा नदी पर एक तो हरिद्वार है, हरिद्वार है, कानपुर है, पटना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है ध्यान रखें, वाराणसी है,
वाराणसी है और इलाहाबाद भी गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर है। इलाहाबाद संगम पर है, इलाहाबाद जो हुआ गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर हुआ। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछ लिया उज्जैन मतलब ऋषिकेश गंगा नदी पर है, तो उज्जैन कौन सी नदी पर है, आपको आंसर देना है।